मोहन अपनी पत्नी सुधा के साथ रहा करता था। मोहन एक सच्चा और ईमानदार आदमी था। वहाँ ईमानदारी से ही खाता था और ईमानदारी की ही कमाता था। सुधा भी इसमें उसका साथ देती थी। मोहन एक सेठ के यहाँ पर काम किया करता था, वहीं पर सुधा दूसरों के यहाँ पर मजदूरी किया करती थी। दोनों ही ऐसे ही अपना घर का गुजारा करते थे। लेकिन मोहन अपने सेठ से खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसका सेठ धनीराम हमेशा उस पर चिल्लाता रहता था, दिन भर काम करवाता था और तनख्वाह उसे कम ही देता था। एक दिन मोहन सुधा से कहता है, सुधा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन सेठ जी कभी भी मुझसे खुश नहीं होते, बल्कि उल्टा डांटते ही है। जो पिछले महीने मुझे 3,000 रुपये दिए थे, अब बोल रहे हैं कि तुम्हें 2,000 रुपये ही दूंगा। अब तुम ही बताओ सुधा, 2,000 में हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये बात तो आप ठीक कह रहे हो जी, 2,000 तो मैं ही कमा लेती हूँ, और आपको इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं सेठ जी? जबकि आप तो दिन रात एक करके उनके यहाँ पर मेहनत करते हो, और आप काम इसीलिए नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि आप इतने दिनों से उनके यहाँ पर काम कर रहे हो, इसीलिए आपने अभी तक उनका काम नहीं छोड़ा। हाँ सुधा, लेकिन सेठ जी यहाँ बात कहाँ समझते हैं। सेठ जी तो बस सेठ जी है, जब देखो काम करवाते हैं, और तनख्वाह की बात करो तो बस चिल्लाने लग जाते हैं। इस महीने तो उन्होंने कहा कि तूने कम काम किया है, इसलिए तुझे कम तनख्वाह ही मिलेगी। अब मैं क्या करूँ सुधा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आगे कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। हमारे मोंटू की पढ़ाई भी बाकी है, वो कैसे करवाऊँगा? तुम्हारे ऊपर ही सारे घर का बोझ आ गया है, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। अरे जी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं हूँ ना आपके साथ। अगर मैं हूँ तो फिर चिंता किस बात की? हम दोनों ही साथ में मिलके कमाएंगे। आप जितने पैसे कमाते हो हम मोंटू की पढ़ाई के लिए रख लेंगे, और जो मैं कमाती हूँ उससे घर का खर्चा चल जाएगा, और इसमें तो हम खुश ही हैं ना। वो बात तो है सुधा, लेकिन फिर भी तुम्हारी भी तो कुछ ख्वाहिशें होती होगी, जैसे कि गांव की औरतों की रहती है। गांव की औरतें कुछ सामान खरीदती है, ये करती है, वो करती है, ऐसी तुम्हारी भी तो ख्वाहिशें होती ही होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, अब हम गरीब हैं, मैं बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कर कर कहाँ जाऊँगी। मैं तो बस अपनी मेहनत पर ध्यान देती हूँ, जितना मैं कमाऊँगी हमारे घर में ही काम आएगा, फालतू खर्च करने से क्या फ़ायदा। सुधा अपने पति की हर स्थिति समझती थी और हर मुसीबत में उसका साथ दिया करती थी, जिससे मोहन भी खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझता था। एक दिन सुबह सुबह वहाँ काम पर जा रहा था कि उसका दोस्त मिल जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो मोहन, सुबह सुबह? तुम तो दिखाई भी नहीं देते, नज़र ही नहीं आते हो आजकल। अरे भाई क्या कहूँ, सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ पर काम पर चला जाता हूँ, रात को घर लौटता हूँ। अब इसमें तुम सब लोगों से क्या ही मिलूँ, मुझे इतना टाइम ही कहाँ है कि मैं तुम सब लोगों से मिल पाऊँ। अरे वो तो है भाई, लेकिन हम भी काम करते हैं, लेकिन गांव में तो लोगों से मिल नहीं पाते हैं। एक तू ही नज़र नहीं आता, इतना भी काम होता है क्या तुझे? अरे भाई अब क्या ही बताऊँ, सेठ जी है ना, वो इतना काम करवाते हैं कि रात को 8 बजे घर पहुँचाते हैं, और मैं इतना थक जाता हूँ कि सुबह लेट उठ पाता हूँ, और सुबह होते ही फिर सेठ जी के यहाँ पर काम पर चला जाता हूँ। अरे मोहन, तू इतना ज़्यादा काम करता है तो तुझे तनख्वाह भी ज़्यादा ही मिलती होगी। अरे भाई, तनख्वाह की तो बात ही मत कर, सेठ जी सिर्फ 2,000 रुपये की बोल रहे हैं इस महीने, इससे मेरा घर का खर्चा भी कहाँ चल पाएगा। सुधा ही मेरे घर का खर्चा चला रही है, वरना पता नहीं मेरा तो क्या होता। अरे क्या बात कर रहा है, ऐसी बात है क्या? सच में तू बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे सुधा जैसी भाभी मिली है। तुझे पता है मेरी बीवी मुझसे खर्च भी ले लेती है और ऊपर से चिल्ला चोट मचाती है घर में। तुझे पता नहीं है कि बीवियाँ कैसी होती है। तू तो नसीब वाला है जो सुधा भाभी जैसी पत्नी मिली है तुझे। हाँ भाई, वो तो है, इस कलयुग में ऐसी पत्नी कहाँ नसीब में होती है। लेकिन मैंने पिछले जन्म में कोई तो कर्म किए ही होंगे जो सुधा जैसी पत्नी मेरे नसीब में लिखी है। अब हाँ भाई, वो तो है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अगर लेट हो गया तो पता नहीं सेठ जी क्या करेंगे। भाई अगर तू इतना सेठ जी से डरता है तो काम ही छोड़ दे, ऐसा कैसे चलेगा? तू इतने दिनों से उनके यहाँ पर काम कर रहा है, तेरी तनख्वाह भी सिर्फ 2,000। 2,000 में क्या होता है भाई, इतना तो हम 2 दिन में ही कमा लेते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मैं ईमानदार हूँ और हमेशा लोगों की सेवा भाव करता हूँ। मैंने सेठ जी के बारे में सोचा, इसीलिए तो मैं उनका काम नहीं छोड़ रहा। मैं तो उनका काम कब का छोड़ देता, लेकिन सेठ जी की वजह से कि इतने सालों तक उन्होंने मुझे
इतने पैसे दिए, मेरा घर का गुजारा चलाया, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनका धोखा दूँ। अरे भाई, इसमें धोखे की क्या बात है? तेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, फिर भी तू सेठ जी के बारे में इतना सोचता है। हाँ भाई, हम दोनों पति पत्नी ऐसे ही हैं, हम बस लोगों के बारे में सोचते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान हमारे बारे में सोचेगा। अच्छा भाई, ये तो है, लोगों का भला करते करते ये ना हो जाए कि तुम गरीब हो जाओ। भाई, गरीब तो अभी भी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन इतना ईमानदार था कि वहाँ सेठ जी का इतना काम करते हुए भी उसका काम नहीं छोड़ रहा था। वह यही चाह रहा था कि सेठ जी उनकी तनख्वाह बढ़ा दे बस। लेकिन सेठ था कि उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि उनकी तनख्वाह घटा रहा था। एक दिन बेचारा मोहन कुछ काम कर रहा था कि सेठ आता है। अरे मोहन, क्या कर रहे हो तुम? कुछ काम धाम करते नहीं हो, दिन भर बस मुफ्त की रोटी खाते हो। लेकिन सेठ जी, मैं तो खेतों पर से अभी आया हूँ और अभी इन फूलों को देखो, इनको ही सही से कर रहा हूँ। देखो मुरझा गए हैं ना। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तू खेतों पर से क्यों आ गया? सेठ जी, वो खेतों पर कुछ काम ही नहीं बचा था। जितना भी आपने बोला था वो सारा काम मैंने कर दिया था। अच्छा, वो ठीक है, लेकिन तू ये बता कि आज सुबह इतना लेट कैसे हो गया था? तेरी तनख्वाह मुझे लगता है 1000 ही करनी पड़ेगी। लेकिन सेठ जी, मैं तो आ ही गया था, वो भी 5 मिनट पहले। अरे, इतना झूठ क्यों बोलता है? मेरी बेबी सुरेखा ही कह रही थी कि तू घर लेट आया था। देख मोहन, तू ऐसा ही करता रहेगा ना तो एक दिन तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। तुझे नहीं पता है क्या कि तेरा घर मेरी वजह से ही चल रहा है? वरना पता नहीं तुम सड़क पर आ जाते। सेठ जी, मैं आपका एहसान मानता हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ पर मेहनत की कमाता हूँ और मेहनत की ही खाता हूँ। मैंने आपके यहाँ पर ईमानदारी से ही काम किया है और हमेशा करता रहूँगा। आपका एहसान मैंने भूला नहीं है। इसी वजह से तो मैं गांव वालों के कहने के बावजूद भी आपके यहाँ का काम नहीं छोड़ रहा। अरे, तू मुझे डरा रहा है क्या? सेठ उस पर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है। लेकिन बेचारा मोहन सब कुछ सुन रहा था। ऐसे ही उन कुछ समय बीतता चला जाता है। एक दिन सुधा, मोहन जी, मेरी भी कमाई कुछ ज़्यादा नहीं हो पाई है इस महीने, और हमें मोंटू की फ़ीस भी जमा करनी है, उसको स्कूल में जो भर्ती कर दिया है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये बात तो तूने सही कही सुधा, मुझे भी सेठ जी अभी तक पैसे नहीं दे रहा। मुझे तो नहीं लगता कि इस महीने वो मेरी कुछ तनख्वाह देंगे भी। क्यों ना हम इस घर को ही गिरवी रख देते हैं। कुछ दिनों बाद जब हम कुछ कमा लेंगे तो हाँ, हम ये घर छुड़ा लेंगे। अरे लेकिन ऐसा कैसे करें हम? ये घर तो हमारा पुराना है। अगर थोड़े ही दिनों बाद हमने पैसे नहीं कमाए तो फिर हम किस घर में रहेंगे? वो तो मैं भी समझता हूँ सुधा, लेकिन हमें यहाँ करना ही होगा, वरना पता नहीं हमारे मोंटू की फ़ीस हम जमा नहीं करेंगे तो स्कूल वाले उससे निकाल भी सकते हैं। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या था, मोहन और सुधा दोनों ही उस घर को गिरवी रख देते हैं। दोनों पति पत्नी को दुख भी होता है, लेकिन दोनों को बच्चे के भविष्य की भी चिंता होती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक दिन मोहन सेठ जी से पैसे मांगने लगता है। सेठ जी, मेरे बेटे मोंटू की फ़ीस जमा की थी, इसलिए मैंने अपना घर गिरवी रख दिया। अब उसके लिए मुझे किस्त चाहिए, तो आप मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अब तो काफ़ी दिन भी हो गए हैं। अरे, तू काम धाम तो कुछ करता नहीं और बस तुझे पैसे चाहिए होते हैं। इतने पैसे तेरे लिए कहाँ से लाऊं? मेरे पास नहीं है अभी इतने पैसे, अगले महीने दूंगा। लेकिन सेठ जी, पिछले महीने भी आपने इतने पैसे नहीं दिए थे कि जिससे मेरे घर का गुजारा हो जाए, और आप इस महीने भी यही बोल रहे हो। अब आप ही बताओ, मैं आपके यहाँ पर काम कैसे करूँ? मैं इतने सालों से आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे, तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? इतने सालों से मेरे घर की वजह से ही तेरा खर्चा चल रहा है, वरना पता नहीं तू कब का रोड पे आ जाता। तुझे पता है, गांव के कई लोग रोड पे आ चुके हैं और गांव छोड़कर जा चुके हैं। एक तू ही गांव में पड़ा है, वो भी मेरी वजह से। मेरे घर की वजह से ही तेरा गुजारा चल रहा है, वरना तू है ना गरीब कहीं का। सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मेरी इस महीने की तनख्वाह दे दीजिए, अगले महीने से मैं आपके यहाँ पर काम पर नहीं आऊँगा। अरे, तू ऐसी धमकी दे रहा है तो मैं तुझे इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दूंगा, और अभी मेरे घर से निकल जा, बेदखल हो जा, चोर कहीं का। यहाँ कहकर मोहन को सेठ घर से बाहर निकाल देता है। मोहन मन ही मन सोचता है, हे भगवान, सेठ जी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया, ना ही मुझे इस महीने की तनख्वाह दी।
मैंने सोचा था कि किस्त इस महीने की तनख्वाह से भर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सेठ जी मुझे पैसे देंगे। सेठ जी के आगे फिर से मोहन एक बार गिड़गिड़ाता है, लेकिन सेठ उसकी एक नहीं सुनता। अब हताश मोहन अपने घर की तरफ चलता है कि रास्ते में एक पेड़ दिखाई देता है। वहाँ पेड़ की छांव के नीचे कुछ समय खड़ा रहता और कहता है, हे भगवान, अब मैं सुधा को क्या जवाब दूंगा। वहाँ बेचारी कितनी मेहनत करती है, घर का गुजारा चला रही है, और एक मैं हूँ कि घर का उसका पति होकर भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ। हताश मोहन अपने घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है, सुधा, क्या हो गया। अरे कुछ नहीं जी, वो क्या था ना, मैं मोंटू से कह रही थी कि खाना नहीं है, तेरे पापा आने ही वाले हैं सेठ जी से पैसे लेकर, उन पैसों से हम खाना बना लेंगे, राशन का सामान लेकर आएंगे ना। अरे हाँ सुधा, वो तो है, लेकिन अब मैं तुमसे क्या कहूँ। ए जी, क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों नज़र आ रहे हो। कुछ नहीं सुधा, सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अच्छा हुआ सेठ जी ने खुद ही आपको नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि आप खुद इतने परेशान थे और खुद नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे। आपको पैसे तो दे ही दिए होंगे इस महीने। अब आप ऐसा करना कि अगले महीने से गांव में ही मेहनत कर लेना, फिर हमारी कमाई हो जाएगी और हमारा घर भी गिरवी है वहाँ छूट जाएगा। मैं सुधा तुमसे क्या कहूँ, सेठ जी ने मुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं दी और नौकरी से निकाल दिया। ए जी, आप क्या कह रहे हो ये बात। मैं तो कब का इंतज़ार कर रही थी। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि घर का सामान आ जाए राशन का। अब हम क्या करेंगे। मोंटू खाने के लिए चिल्ला रहा है, उसे काफ़ी ज़ोरों की भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं। मेरे पास भी कुछ सामान नहीं है ऐसा कि मैं उसे बेच दूं और मोंटू के लिए खाना ले आऊं। सुधा, तुम चिंता मत करो, मैं गांव वालों से कुछ पैसे मांग कर लाता हूं, जिससे कि हम अभी के लिए हमारा गुजारा चला लेंगे। कल से ही मैं मजदूरी के लिए निकल जाऊंगा। अब क्या था, मोहन गांव वालों के पास पैसे मांगने के लिए जाता है। मेरी मजबूरी है, मेरा बेटा भूखा है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही चुकता कर दूंगा। अरे कहाँ से आ जाते हैं भिखमंगे कहीं के। तुझे पता है सेठ ने तुझे पैसे तो दिए नहीं और हमारे पास आ गया, हम नहीं देने वाले तुझे पैसे। मैं तो नहीं दे रही, जा यहाँ से। मोहन अपने दोस्त के पास जाता और पैसे मांगता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे घर पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत चल रही है, कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारे वापस से चुकता कर दूंगा। अरे मोहन, पैसे तो मैं दे देता, लेकिन मेरी स्थिति भी अच्छी कहाँ है। तुझे तो पता ही है गाँव में क्या चल रहा है। हम 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। अब तेरा गुजारा मैं कैसे चलाऊँ, मुझसे नहीं हो पाएगा दोस्त। अब हताश मोहन फिर से अपने घर लौट आता है और अपनी बीवी से कहता है, सुधा, गांव में इतने लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए। सबको मैं चोर ही लगता हूँ, शायद इसीलिए मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। आप चिंता मत करिए जी, मैं जंगल जाती हूँ और कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके लाती हूँ। अब क्या था, सुधा बेचारी रात को जंगल में जाती है और रात को जंगल में से कुछ खाने के लिए फल लेकर आती है। देखिए जी, मैं जंगल में से फल लेकर आई हूँ, आप भी खा लीजिए और हमारे मोंटू को भी खिला देंगे। सुधा, तुम हमारे घर के लिए कितना कुछ कर रही हो ना, और एक मैं हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सच में मैं खुद को बहुत ही अभागा समझ रहा हूँ। भगवान भी हमारी किस तरह से परीक्षा ले रहे हैं सुधा। अब हमें तो आगे का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। इस घर को गिरवीपन से कैसे छुड़ाएंगे, जबकि हमारे पास अभी 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है। आप चिंता क्यों करते हो जी, भगवान सबको देखते हैं। हम ईमानदारी से खाते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो भगवान हमें एक ना एक दिन आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। आप देख लेना, एक दिन हमारी किस्मत, भाग्य सब बदल जाएंगे। भाग्य तो मेरा उसी समय बदल गया था जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है सुधा। यहाँ कहकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। वो दोनों आपस में ही खुशी ढूंढने लगते हैं। कुछ समय ऐसे बीत जाता है कि एक दिन उनको गिरवी घर में से लोग आते हैं और उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं। सुधा, अब हम कहाँ जाएंगे। एक घर ही तो था जिसमें हम रहते थे, खाने को तो उसमें कुछ था नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे सुधा। आप चिंता क्यों करते हो जी, हम दूसरे गांव में चलते हैं। इस गांव के लोग वैसे भी अच्छे नहीं हैं, ना ही हमारी मदद करते हैं, चाहे हम उनके लिए कुछ भी कर दें, लेकिन ये कभी हमारा भला नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, हम दूसरे गांव में चलते हैं, वहीं पर हमारा गुजारा करेंगे। सुधा की बात सुनकर मोहन भी उसमें हामी भर देता है। सुधा, मोहन और मोंटू तीनों ही दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाते हैं।
रास्ते में एक जंगल पड़ रहा था। काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी। सुधा अपने पति से कहती है, ए जी, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, पता नहीं आगे गांव कितनी दूर आएगा, क्यों ना हम इसी जंगल में रात रुक जाते हैं। सुधा, जंगल में तो हम रात रुक जाएं, लेकिन यहाँ बहुत ही खतरनाक जंगल लग रहा है और हम मोंटू को कैसे रखेंगे, मुझे डर लग रहा है। तुम दोनों साथ में हो, इसलिए मैं इस जंगल में नहीं रुक सकता। कैसी बातें कर रहे हो जी, इतनी रात को हम सावधानी से रहेंगे। आसपास ही कोई सा घर देख लेते हैं छोटा मोटा, अगर मिल जाएगा तो हम उसी में रात में ठहर जाएंगे। अरे, इस जंगल में कौन घर बनाएगा सुधा, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई घर भी होगा। ए जी, वो देखिए, एक गुफ़ा नज़र आ रही है मुझे, क्यों ना हम उस गुफ़ा में चले, उसी में रात रुक जाते हैं। अब क्या था, सुधा के कहने पर मोहन उसी गुफ़ा में चला जाता है। तीनों अंदर जाते हैं और कहते हैं, ए जी, ये तो बहुत ही बड़ी गुफ़ा नज़र आती है, देखो कितनी बड़ी है और यहाँ का नज़ारा भी कुछ अलग ही दिखाई देता है। ये बात तो तुम सही कह रही हो, मुझे भी यहाँ कुछ ऐसी ही गुफ़ा, कहीं यहाँ जादुई गुफ़ा तो नहीं, लेकिन देख लेना कहीं इसमें जानवर ना हो जो हमें नुकसान पहुँचा दे। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई जानवर होगा, ये तो बहुत ही बड़ी गुफ़ा दिखाई देती है। तीनों जैसे ही अंदर जाते हैं, उन्हें सोने के सिक्के ही सिक्के नज़र आते हैं। अरे सुधा, ये देखो कितने सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे ना। ये बात तो आप सही कह रही हो, लेकिन यहाँ पर इस गुफ़ा में कौन सोने के सिक्के छोड़ेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हाँ सुधा, मुझे तो लगता है कि किसी व्यापारी के सोने के सिक्के होंगे जो इस जंगल में आया होगा। हाँ वो तो है जी, अब हमें क्या, हमें तो रात गुजारने से मतलब है, हम इसी गुफ़ा में रात गुजार लेते हैं। अब क्या था, मोहन, सुधा और उसका बेटा मोंटू तीनों ही उसी गुफ़ा में रात गुजार लेते हैं। सुबह सुबह मोहन अपनी पत्नी सुधा से कहता है, सुधा, सारा सामान समेट लो, हमें गाँव के लिए जल्दी रवाना होना है। सुधा भी कहती है, हाँ जी, बस चलते हैं। दोनों जाने लगते हैं कि अचानक से गुफ़ा में से आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, तुम्हारे पास इतने सोने के सिक्के हैं, फिर भी तुम इन सिक्कों को छोड़कर दूसरी लोगों के यहाँ पर मजदूरी करने के लिए जा रहे हो। अब क्या था, दोनों वहीं पर ठहर जाते हैं और कहते हैं, आप कौन हो जी, कहाँ से आवाज़ आ रही है ये मोहन जी। अरे, मैं जादुई गुफ़ा हूँ, मैं सब लोगों की ईमानदारी देखती हूँ, सोने के सिक्के मैंने ही रखे हैं इतने सारे, अगर आप इन सिक्कों से हाथ लगा देते और लालच करते तो यहाँ गायब हो जाते, लेकिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, आपने इन सोनों के सिक्कों से हाथ नहीं लगाया और कहा कि यहाँ किसी व्यापारी के होंगे, बल्कि यहाँ सोने के सिक्के तो मेरे ही हैं। मैं यही तो देखना चाहती थी कि कौन ईमानदार लोग जो इस गुफ़ा में आएगा, बस सोने के सिक्के उसके हो जाएंगे। आज से यहाँ सारे सोने के सिक्के आपके हैं। मैं ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए सब लोगों के सामने सिक्के रखती हूँ, जो लोग भी इससे हाथ लगा देते हैं फिर यहाँ गायब हो जाते हैं और उनके हाथ कभी भी नहीं लगते। लेकिन आपकी ईमानदारी से मैं खुश हूँ, आप दोनों ने इन सिक्कों से हाथ तक नहीं लगाया, ना ही लालच किया। अब आज से यहाँ सोने के सिक्के आपके हुए। यहाँ कहकर गुफा से आवाज़ आना बंद हो जाती है। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के, शायद यहाँ भगवान ने ही हमें दिए हैं, वही तो हमारी परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने ही हमारे लिए इतना बड़ा मौका दिया है ताकि हम हमारी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। अब क्या था, दोनों पति पत्नी अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगते।